श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत का विषय है प्रशासनिक सेवाओं में रोजगार के अवसर। प्रोफेसर राणा, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर राणा, जब हम बात करते हैं प्रशासनिक सेवाओं में रोजगार के अवसर की, थोड़ा बताइए प्रशासनिक सेवाएं हैं क्या? मुझे याद आता है विंस्टन चर्चिल से एक बार पूछा गया किस देश का भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा उस देश के युवाओं के ओंठों पर जिस प्रकार के गीत हैं, उनकी जिस तरह की आशाएं हैं, उनमें जिस तरह की संभावनाएं हैं, वो उस देश का भविष्य तय कर। प्रशासनिक सेवाएं आपके सपनों को केवल एक मंच न दे करके एक ऐसा वैश्विक पटल आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें अथाह और अपार संभावनाएं। तब उसमें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे शोध का क्षेत्र हो, दुनिया और देश के अंदर मानव जीवन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हो सकते हैं का उनमें यदि काम करने का मौका कोई सेवा देती है तो प्रशासनिक सेवाएं देती हैं। प्रशासनिक सेवाओं के लिहाज से बात करें तो इसका दायरा कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। प्रशासनिक सेवाओं का दायरा कभी सीमित नहीं रहा और न कभी सीमित रहेगा। यदि हम लोग प्रशासनिक सेवाओं की बात खासकर भारत के संदर्भ में करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, कंपनी ने अपनी तिजारत के लिए, अपने व्यापार को फैलाने के लिए जिस सेवा को प्रथम माना वो सेवा प्रशासनिक सेवा थी। क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं आपको जीवन के विभिन्न स्तरों पर आज की आवश्यकता के अनुसार पॉलिसीज बनाने में, उनके एग्जीक्यूशन में, उनके दूरगामी परिणामों में, कैसे हम लोग मानव जीवन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे मानव जीवन को सनिधि में ला सकते हैं, ऐसा काम केवल प्रशासनिक सेवाएं ही कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए समाज सेवा के अंदर केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों की सेवा की बात आती है, शिक्षा की बात करता हूं, या मैं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की बात करता हूं, या ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की बात करता हूं, तो ये तीन अलग अलग महकमे हो गए। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसको इन तीनों का समन्वय करके और काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे कि वो अपने कार्य में अपनी अच्छी उड़ान वो भरता है कि वो समन्वित रूप में, आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइफ इज नॉट इन द सेगमेंट, इट्स नॉट इन द कंपार्टमेंटल, इट इज ऑल इंक्लूसिव। एक ऐसी एक सेवा केवल प्रशासनिक सेवा ही हो सकती है जिसमें कि हम लोग ऑल इंक्लूसिव की बात कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे आप जब कैलकुलेट करते हैं, इफ यू लुक बैक टू योर जर्नी, तब आप इस बात को ढूंढते हैं कि मैंने जिस समाज से मैं आया हूं उस समाज के लिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। जब आप उसको देखते हैं और आप उसके विभिन्न आयाम अगर देखते हैं तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए और बड़ी जगह मिलती है। तो जितना संतुष्टि प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के है, उतनी संतुष्टि शायद, उतनी अपॉर्चुनिटी शायद किसी अन्य में हो तो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम मेहनत से अपॉर्चुनिटी स्वयं ही आपके फील्ड में आती हैं। हमारा नजरिया है जीवन का, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा और सुंदर प्लेटफॉर्म मिलता है प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से। आज धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ जहां ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, पब्लिक वेलफेयर सर्वोपरि है, ऐसे में इन सेवाओं में कितना बदलाव आया है और जो युवा अब प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहते हैं उनको क्या सोच करके इन सेवाओं में आना चाहिए, थोड़ा ये बताएं। जैसे कि हम लोग प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जो सामान्यता हम लोगों का एक नोशन है, हमें लगता है कि या तो हम लोग यूपीएससी के माध्यम से आते होंगे या हम लोग उनके पैरेलल जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके माध्यम से आते होंगे। बट प्रशासनिक सेवाओं का दायरा केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाता है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि लोकल स्तर से लेकर के, ग्रामीण स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर पर और आपको एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। जैसे आज हमारे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और संबंध हैं, सार्क कंट्रीज हैं या दूसरे बीएसपीएन हैं, दूसरे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशन को छोड़ करके भी, उनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स को ठीक से समझा हो, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को ठीक से समझा हो, जिन्होंने आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के माध्यम से कृषि की उन्नतीकरण की दिशा को ठीक से समझा हो, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन के माध्यम से विज्ञान के एप्लीकेशन को और रूरल डेवलपमेंट में कैसे लगाया जाए उसको ठीक से समझा होगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर से इतर भी हैं। अब तो हमने अपनी जनता के माध्यम से, आफ्टर ऑल इट इज सर्विस एंड अल्टीमेट एम्प्लॉयर ऑफ द सर्वेंट इज द पब्लिक, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो इतना व्यापक होना चाहिए जिसमें कि हम मनुष्यता को समाहित कर सके। अब इस बात को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि किसी प्रशासनिक सेवा में आने के लिए, क्योंकि राह बड़ी कठिन है, राह सरल नहीं है। यदि हम लोग यूपीएससी का भी आंकड़ा लेते होंगे तो जहां 10-12 लाख लोग प्रीलिम एग्जाम देते
होते हैं उसमें से 1-1.25 लाख बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ऐसे ही स्टेट सर्विसेज का है, ऐसे ही दूसरी सर्विसेज का है। तो कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार से सोना खूब जल करके तप करके कुंदन बनता है, प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले लोगों को चूंकि वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं, इसलिए उनके अंदर भी मानव मूल्यों की उतनी ही प्रतिष्ठापना होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए परीक्षा का स्तर इतना कठिन रखा गया है कि व्यक्ति के अंदर उसकी तैयारी करते करते प्रतिबद्धता बन जाए, जिससे कि उसकी सर्विसेज के माध्यम से वो बात समझ में आ जाए कि आफ्टर ऑल ये सेवा है, ये कोई अधिकार नहीं है। आज के समय में तैयारी के लिए मटेरियल का इतना ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से बाढ़ सी आ गई है कि ऐसे में जितने भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे ऐसे कैंडिडेट्स को जब वो तैयारी करने जाते हैं? एकाग्रता कैसे बनाई जाए और कैसे बिना विचलित हुए इतने सारे संसाधनों के बीच अपना जो लक्ष्य है वो अर्जुन की तरह पाया जाए? यदि लक्ष्य महान हो, उसके हिसाब से लक्षण भी धारण करने पड़ते हैं। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सबसे मुख्य बात है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो लक्षणों की आवश्यकता है, वो लक्षण हमको अपने जीवन में धारित करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग यूपीएससी की भी बात करें, स्टेट लेवल की भी बात करें, तो सामान्यतः तीन चरणों में परीक्षा होती है। पहली है जो प्रीलिम एग्जाम होता है, एक मेन एग्जाम होता है और उसके बाद फिर साक्षात्कार होता है। तो यानी ये 3 एंगल इस तरह से समझने के हैं ताकि हम उसकी होलिस्टिक बात को समझ सकें, उसमें 2 और 3-4 बातों का समावेश हो सके। एक तो ये कि जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग कैसे करना, दूसरी बात जो अवेलेबल संसाधन हैं उन संसाधनों के बारे में कैसे पता करना, और तीसरा उपलब्ध और आवश्यक संसाधनों के मेल के माध्यम से अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना। ये तीनों ट्रेनिंग इस परीक्षा के माध्यम से हो जाती है। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है, लेबर मिनिस्ट्री और जो एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, उसमें एनसीएस करके एक वेबसाइट है, एनसीएस करके, उसमें जाकर के वो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से हमें पूरी गाइडलाइन दी गई है कि अगर ये सिलेबस है तो इस सिलेबस को हमने कैसे तैयार करना। जैसे जो प्रीलिम एग्जाम है, प्रीलिम एग्जाम में हमारा जेनेरिक और टेस्ट किया जाता है कि हम जेनेरिक कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या हैं, जियोपॉलिटिक्स इस समय क्या कहती है, इस समय टेक्नोलॉजी में व्हाट इज द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत डिटेल से अगर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो हमें एक किस्म से टोटल अवेयरनेस रहेगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, भारतवर्ष में क्या चल रहा है, भारतवर्ष के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो उसके माध्यम से हम लोग प्रीलिम के लिए तैयार हों। दूसरी बात आती है मेन की तैयारी करने के लिए। अब मेन तैयारी करने के लिए हमारे पास एक विषय, जिस विषय का हमने अध्ययन किया है उस विषय का हम प्रतिपादन कैसे करें, उस विषय के माध्यम से ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये जो समाज है, समाज जीवन में उस विषय की क्या भूमिका हो सकती है उसको समझने के लिए, इसका अर्थ हुआ कि उस विषय का जो बेसिक ज्ञान है, उसके जो एक्चुअल कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके जो रेफर्ड टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके माध्यम से जाएं। अब तीसरी बात आती है साक्षात्कार। साक्षात्कार में इन दोनों का समावेश करते हुए अनुप्रयोगों के लिए व्यवस्था है। कैसे हमने जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है, जो उपलब्ध संसाधन है, उन उपलब्ध संसाधनों को आज की परिस्थिति में हम कैसे समाज जीवन में बेहतर उपयोग कर सकते हैं ताकि समाज का सुदृढ़ीकरण हो सके, समाज के अंदर वो सारे विषय आ सकें। ये एक होलिस्टिक अगर हम लोग विचार करेंगे तो बहुत सारे संसाधन स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के लेवल पर, देश के लेवल पर उपलब्ध हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी बेस्ड लाइब्रेरीज हैं जहां पर हमें बहुत अच्छा संसाधन प्राप्त हो सकता है अपनी तैयारी करने के लिए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से युवा असफल हो जाते हैं इस रास्ते पर जब वो चलना शुरू करते हैं। ऐसे युवाओं को अगर वो दूसरे रास्ते क्या होते हैं जिन्होंने अपने कुछ वर्ष तैयारी में तप करके दिए होते हैं? ये जो हमने जो व्यवस्था बनाई विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से, ये हमने आवश्यकता के अनुसार उनमें से कुछ लोगों को लेने की बात कही है। लेकिन मित्रों, इस प्रोसेस में जब हम लोग ये तैयारी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अब तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी लगभग बराबर इतनी ही अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध है। बस आवश्यकता इस बात की है जिसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी शब्द कहते हैं। यदि मेरे अंदर वो क्षमताएं विकसित हो गई होंगी, हो सकता है जहां पर 10 लोगों की आवश्यकता होगी मेरा नंबर 11वां होगा, लेकिन मेरा नंबर 11वां तो है ना, मेरा नंबर 1,00,000वां तो है ना, तो वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। इतनी संभावना, जैसे IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के माध्यम से हमें वैश्विक पटल पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है।
ये हम लोग जानते आए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने जियो पॉलिटिक्स को ठीक से समझा हो, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस को ठीक से समझा हो, जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को ठीक से समझा हो, जिन्होंने बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाया हो, आज बहुत सारे हमारे अंतरराष्ट्रीय समूह हैं विभिन्न देशों के, उनके अंदर बहुत सारी प्रशासनिक सेवाओं के लोग चाहिए जो आईएफएस के माध्यम से नहीं जाते। तो यानी कहने का अर्थ ये है, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो नए नए पॉलिसीज और उसके लेकर के आते हैं। तो जो लोग निबंध लिखने में बहुत अच्छे हैं, जो लोग एक्सटेम्पोर बोलने में बहुत अच्छे हैं, जो लोग अपनी बात को और कम शब्दों में अधिक प्रभावी तरीके से संप्रेषित करने में सक्षम हैं, उनके लिए आज बहुत सारे आयाम खुल गए हैं। देखिए, कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा आजकल रोजगार का फील्ड है। अपना एक लक्ष्य तय करिए और निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। जैसे विवेकानंद जी का उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य ब्रह्मनिबोध, हमको जब तक हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण मनोयोग से, संपूर्ण संसाधनों को स्मार्टली, नॉट ओनली डिलिजेंटली बट स्मार्टली उसका उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़िए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह का जो हमारा जो मेहनत है, इस तरह का हमारा जो मनोयोग है, वो निश्चित तौर पे संभावनाओं को जन्म देता है। उसमें आशंकाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रोफेसर राणा, आप आकाशवाणी में आए और प्रशासनिक सेवाओं में रोजगार के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।